हेलो बच्चों, इससे पिछले वीडियो में हमने चैप्टर को समाप्त कर दिया था और 4 न्यूमेरिकल हम देख चुके थे। आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूमेरिकल है प्रश्न संख्या 4। मैंने पहले से चित्र बना के रखा है ताकि समय कम लगे। और प्रश्न संख्या 4 क्या है उसको मैं पढ़ता हूँ। आप भी अपनी नोटबुक और बुक लेके बैठे और प्रश्न को पढ़ें। प्रश्न है, 2 एक समान आवेशित गोलों को बराबर लंबाई की डोरियों से लटकाया गया है। 2 गोले हैं जो लंबाई से लटके हैं। बच्चों, लंबाई दी नहीं है और कह रहा है कि डोरियां परस्पर 30 डिग्री का कोण बनाती है, जो मैंने यहां दर्शा दिया है। अब इस स्थिति पर पहले विचार कर लें कि इस पर कितने बल लग रहे हैं। तो इस गोले पर 3 बल लग रहे हैं। आप देखें कि ये दोनों गोले प्रथमतः एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं और इसलिए यहाँ पर एक प्रतिकर्षण बल इस तरफ भी लग रहा है और इस पे इस तरफ लग रहा है, जिसका मान KQ/R² होगा। तो K को मैंने रख दिया 1/4πε0 Q² बाई इस डिस्टेंस को मैंने x ले लिया है, पूरी डिस्टेंस को। और इसका भार जो है नीचे की ओर लग रहा है mg। और तीसरा बल जो लगेगा, क्योंकि इन दोनों के परिणामी बल से गोले को नीचे खींचा जाएगा तो एक ऊपर की ओर तनाव बल लगेगा। अब यहाँ हम बलों का संतुलन देखें तो बलों के संतुलन करने से पहले इसे हमें घटकों में बांटना पड़ेगा। बलों के संतुलन से इस कोण को मैं आधा होगा 15 डिग्री, तो मैं इसे थीटा मान लेता हूं। और इस तनाव को 2 घटकों में विभाजित करूं तो एक घटक इस दिशा में और एक घटक इस दिशा में हमें प्राप्त होगा। ये कोण थीटा है, ये कोण, तो ये कोण भी एकांतर कोण बनेंगे, थीटा होगा। और तनाव का जो ये घटक बनेगा, ये घटक होगा t cos थीटा। 11th में पढ़ा है, थीटा से लगती भुजा का घटक t cos थीटा और सामने वाली का घटक जो होगा t sin थीटा होगा। तो आप बलों के संतुलन पर विचार करें तो t cos थीटा mg को बैलेंस कर रहा है। तो मैं लिखूं यहाँ t cos थीटा बराबर mg और t sin थीटा f को बैलेंस कर रहा है, प्रतिकर्षण बल को। t sin थीटा बराबर f जो है Q² बाई 4πε0 x²। और इन दोनों समीकरणों को मैं हल कर लूं, भाग लगा दूं समीकरण 1 में 2 का, तो ये स्थिति आएगी। दिस अपॉन दिस करेंगे तो t से t कट जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मीन्स टेन थीटा बराबर Q² अपॉन 4πε0 x² एंड mg। ये इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देता हूं। तो इस स्थिति में जो है जितने भी बल लग रहे हैं उन बलों को घटक में बदलकर हमने उनके संतुलन पर विचार किया और ये स्थिति हमें प्राप्त हुई। अब प्रश्न दूसरी स्थिति कह रहा है। प्रश्न कह रहा है यदि इसे द्रव में डुबो दिया जाए। किस द्रव में डुबो दिया जाए? तो यदि 0.8 सिग्मा नाम दे देता हूं, 0.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर घनत्व के द्रव में डुबा दें तो डुबा दें, जबकि पदार्थ का घनत्व 1.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ये पदार्थ का घनत्व है, पदार्थ का घनत्व है। डुबो दें तो क्या होगा? तो ये खुद ही कह रहा है, प्रश्न कह रहा है यदि डुबो दें तो उनके बीच में वही कोण रहता है। तो डुबो देने पर क्या होगा? एक तो द्रव्यमान बदलेगा, भार बदलेगा, भार बदलेगा और भार बदलेगा, साथ ही साथ जो है प्रतिकर्षण बल बदलेगा, क्योंकि अन्य माध्यम की उपस्थिति में कूलाम के नियम अनुसार बल परिवर्तित हो जाता है। तो प्रतिकर्षण बल भी बदल जाएगा और इन दोनों बलों के बदलने से तनाव भी बदल जाएगा। तो मैं पहले निकाल लूं कि भार कितना होगा। द्रव में डुबो दे तो भार, पहली बात ले रहा हूं यहां, भार क्या आएगा? mg 1 माइनस सिग्मा बाई रो। और ये बन गया बच्चों भार बराबर mg 1 माइनस 0.8 अपॉन 1.6। तो ये 8 दूनी 16, 1/2, एक में से 1/2 गया तो 1/2, तो भार हो गया यहाँ पे mg/2।
तो बाहर निकाल लिया। दूसरा है प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण बल कितना लगेगा, F बराबर बदल गया, तो ये हो गया Q स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। तो Q1 Q2 दोनों Q है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर। R की जगह हमने डिस्टेंस x ली है और एप्सिलॉन लिया है क्योंकि ये जो है हवा या निर्वात के अतिरिक्त तो कोई माध्यम है, उसका हमने विद्युतशीलता ली है। और इस एप्सिलॉन को हम एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन R लिखते हैं। बच्चों तनाव बदल गया तो मैंने तनाव भी ले लिया, यहाँ पे तनाव ले लेता हूं बदल के T डैश। फिर कर दूं बलों के संतुलन से, बलों के संतुलन से, तो बलों के संतुलन में अब पुनः अब T डैश हो चुका है, तो T डैश कॉस थीटा एंड T डैश साइन थीटा, तो ये बनेगा, ये T डैश कॉस थीटा mg को बैलेंस करेगा, T डैश कॉस थीटा। अब जो भार है यहाँ पर mg बाई 2 है, समीकरण नंबर 4, और T डैश साइन थीटा जो है वो प्रतिकर्षण बल है, Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R एंड x स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 5 है। पुनः 4 और 5 को सॉल्व कर ले तो ये हो गया समीकरण 4 व 5 से। बच्चों फिर इसमें भाग लगाएं आप, तो T डैश से T डैश कट जाएगा, साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर दिस अपॉन दिस। देखें Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R x स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, अपॉन mg बाई 2, तो इनटू mg बाई 2, तो 2 आ गया ऊपर। इसको मैं समीकरण नंबर 6 दे देता हूं। तो हमारे पास समीकरण 3 को और 6 को देखें तो दोनों टेन थीटा की वैल्यूज आ गई हैं और दोनों इक्वल है, तो मैं इक्वल कर दूं समीकरण 3 और 6 को बराबर करने पर। तो पुनः समीकरण 3 व 6 से, तो 3 नंबर क्या है देखें आप, Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 x स्क्वायर इंटू mg बराबर, ये समीकरण 3 है। 6 है Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R x स्क्वायर और mg बाई 2 ऊपर था। अब देखें आप यहाँ सारी वैल्यूज कट रही हैं, केवल 2 को छोड़ के, देखो मैं काट दूं, Q स्क्वायर से Q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 x स्क्वायर mg, तो बच्चों यहाँ आ गया 1 इक्वल टू 2 बाई एप्सिलॉन R, तो एप्सिलॉन R इक्वल टू 2। हमारे को प्रश्न में जिस द्रव में डुबोया गया है उस द्रव का परावैद्युतांक ज्ञात करने को दिया था। ठीक है, आप इसको प्रश्न में देखें और नोट कर लें। बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन और दिया गया है, प्रश्न संख्या 9। मैं प्रश्न संख्या 9 को पढ़ता हूं, इसको साफ कर दूं। आप भी बुक में प्रश्न को देखें। प्रश्न है, दो समान छोटी गेंदें सेम, प्रत्येक गेंद का द्रव्यमान m, तो भार mg, तथा प्रत्येक आवेश q सिल्क के धागों से जिसकी लंबाई स्मॉल l है, तो इन धागों की जो लंबाई दी गई है वो l है, ये भी है और ये भी है। तो बच्चों लटकाई गई है और इनके मध्य दूरी x है, पहले ले चुके हैं। धागों के मध्य कोण 2 थीटा बराबर 30 डिग्री है, तो ये जो पूरा कोण है ये 2 थीटा बराबर 30 डिग्री दिया है। तो हमें जब ये कोण चाहिएगा तो ये थीटा होगा, आधा होगा, 30 नहीं 10 डिग्री दिया गया है, 5 डिग्री का होगा। तो बच्चों इनके मध्य x दूरी और 2 थीटा 10 डिग्री, तब साम्यावस्था की स्थिति में दूरी x ज्ञात कीजिए। अब जब साम्यावस्था की स्थिति होगी तो इसका मतलब जो बल हैं आपस में संतुलन में होंगे। तो फिर बलों का संतुलन ज्ञात करने के लिए पिछली बार की तरह हम इस पर लगने वाले बलों पर विचार कर रहे हैं। तो फिर मैं
बता दूं, इस पर एक प्रतिकर्षण बल लगेगा, इधर भार लगेगा नीचे की ओर और तनाव बल लगेगा ऊपर की ओर। तो तनाव को दो घटकों में विभाजित करेंगे, थीटा से लगती भुजा का घटक टी कॉस थीटा और ये घटक टी साइन थीटा बनेगा। टी साइन थीटा घटक एफ प्रतिकर्षण बल को बैलेंस करेगा और टी कॉस थीटा घटक mg को बैलेंस करेगा। तो ये दोनों मैंने समीकरणें बनाई है यहाँ पे, जो पिछले क्वेश्चन की है। टी कॉस थीटा इक्वल टू mg देखें, और टी साइन थीटा इक्वल टू दिस f मीन्स दिस। अब आगे बढ़े तो इस समीकरण 2 में फिर एक का भाग लगाएंगे तो ये स्थिति आएगी। हमें प्रश्न में कहा गया है ये दूरी ज्ञात कीजिए। ये दूरी ज्ञात करें मतलब एक्स स्क्वायर या एक्स की वैल्यू ज्ञात करें, लेकिन सब में हमें दिक्कत जो आने वाली है वो टेन थीटा में आने वाली है, क्योंकि टेन थीटा जो है 5 डिग्री का है, टेन 5 की वैल्यू हमारे पास है नहीं। तो उस स्थिति में हम इस तरह से प्रश्न पर विचार करते हैं। हम जानते हैं जब थीटा अत्यल्प हो तो थीटा बराबर साइन थीटा और थीटा बराबर टेन थीटा लिखा जा सकता है, दोनों को ही। तो मैं चाहे टेन थीटा की वैल्यू निकालूं या साइन थीटा की, दोनों इक्वल आएंगे जब थीटा अत्यल्प हो तो। और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ निकालना आसान है, तो चित्र से साइन थीटा का मतलब लंब बटा कर्ण है। थीटा के सामने ये लंब, टोटल एक्स डिस्टेंस आधी हो जाएगी x/2 अपॉन कर्ण, 90 के सामने ये कर्ण जो धागे की लंबाई है l, और ये वैल्यू मैं यहां रख देता हूं। तो समीकरण 3 बनेगी, समीकरण 3 से बच्चों x/2l बराबर दिस क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 एक्स स्क्वायर इंटू mg। अब आप यहाँ पर पक्षांतरण करके x की वैल्यू निकाल लें। तो x को स्क्वायर को इधर ले आऊं तो x क्यूब हो गया, क्यू स्क्वायर, और 2l को इधर भेज दूं तो ये बन गया 2l, l इधर 2 इधर, 4 पाई एप्सिलॉन 0 और x इधर आ गया है तो mg। बच्चों 2 से काट दो और x का घनमूल ले लो तो x की वैल्यू आ जाएगी। इसका घनमूल लेंगे तो ये हो गया क्यू स्क्वायर l अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 mg का जो है घात 1/3 यानी घनमूल, और ये हमारे पास इस x की वैल्यू आ गई जो कि प्रश्न में यही पूछी गई थी। तो ये है बच्चों इसका सॉल्यूशन। फिर वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये 9वां प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको 9th कर लें। 4th और 9th सेम टाइप के हैं। आगे बढ़ें, देखें प्रश्न संख्या 7 को पढ़ना शुरू करें। प्रश्न संख्या 7 थोड़ा सा डिफरेंट है, मैथ्स का कंसेप्ट है इसमें। विद्युत आवेश Q को दो भागों में Q1 और Q2 में विभक्त करके r दूरी पर रखा जाता है। एक आवेश है Q जिसे दो भागों में विभक्त कर दिया, तो Q को दो भागों में विभक्त किया है तो प्रश्नानुसार Q बराबर Q1 प्लस Q2, और इन दोनों को x दूरी पर रख दिया गया है। इस तरह से मान लेते हैं दो आवेश हैं, ये दोनों x दूरी पर स्थित हैं। ये Q1 है, ये Q2 है, ठीक है। तो कह रहा है r दूरी पर रखा गया है। दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल के अधिकतम होने की शर्त क्या होगी? दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल कितना लगेगा? दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल
F बराबर के Q1 Q2 पाई R स्क्वायर। अब Q1 और Q2 की वैल्यू मैं यहां से निकाल लूं तो Q2 की वैल्यू आएगी Q माइनस Q1। हमें ये पता करना है कि यहाँ Q1 कितना लें ताकि दोनों के मध्य जो बल है वो अधिकतम लगे। Q आवेश को दो भागों में विभाजित कर रहे हैं तो Q1 की वैल्यू कितनी लें ये पता चल जाएगी, तो ये भी पता चल जाएगी। तो इसलिए मैं Q1 की वैल्यू को फोकस कर रहा हूं। तो Q2 की वैल्यू मैंने रख दी यहाँ F बराबर के Q1 Q माइनस Q1 बाई R स्क्वायर। तो इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं के Q1 Q माइनस Q1 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर को दोनों कांस्टेंट रहेंगे, डिस्टेंस कांस्टेंट है। अब ये कह रहा है कि प्रतिकर्षण बल अधिकतम हो, इसकी शर्त बताइए। तो ये शर्त हम मैथ से लेंगे, गणित से लेंगे। और गणित का एक कंसेप्ट है कि किसी भी भौतिक राशि के अधिकतम होने के लिए प्रतिकर्षण बल, यहाँ भौतिक राशि हमारी प्रतिकर्षण है, प्रतिकर्षण बल के अधिकतम होने के लिए अधिकतम होने की जो शर्त है वो शर्त है कि उसका एक बार अवकलन करें। किसका? बल का अवकलन करें। किसके सापेक्ष? Q1 का हमें वैल्यू निकालना है तो Q1 के सापेक्ष, और वो वैल्यू 0 आनी चाहिए। उस वैल्यू को 0 कर देते हैं तो हमें उसकी शर्त पता चल जाती है, यानी उसका अवकलन जो है 0 होना चाहिए। तो मैं यहाँ वैल्यू रखूं तो ये बनेगी d बाई डी Q1। अब ये मैथ्स का एक कंसेप्ट है जो मैथ्स में पढ़ाया जाता है, तो आप यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखें। आगे जब भी कभी मैक्सिमम होने की शर्त पूछेगा तो यही कंसेप्ट हम लगाएंगे, उसका अवकलन करके शून्य करेंगे उसे। तो बच्चों d बाई डी Q1, F की वैल्यू रख दूं मैं k बाई R स्क्वायर एंड Q1 Q माइनस Q1 स्क्वायर इक्वल टू 0। चूंकि ये कांस्टेंट है तो इसको मैं अवकलन के बाहर लिख देता हूं इस तरह से, k बाई R स्क्वायर, और ये पूरा पद बराबर के इधर जाके 0 हो जाएगा। तो मुझे अवकलन इसका और इसका करना है। तो बच्चों इस तरह से लिखूंगा मैं d बाई डी Q1 ऑफ Q1 Q माइनस d बाई डी Q1 ऑफ Q1 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब चूंकि Q जो है टोटल आवेश है जो कांस्टेंट है, तो इस Q को हम यहाँ बाहर निकाल लेते हैं। तो अवकलन Q1 का Q1 के सापेक्ष 1 हो जाएगा, तो ये रह गया Q माइनस, और Q1 स्क्वायर का Q1 के सापेक्ष, ये उसी तरह से है, आपने 11th में कुछ सीखा है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज, याद करिए, हाँ, तो 2x, तो 2Q1 इक्वल टू 0। अब पक्षांतरण कर दें तो 2Q1 बराबर Q एंड Q1 बराबर Q बाई 2। तो Q1 को आपको जो दो भागों में बांटेंगे वो उस आवेश का हाफ होना चाहिए, आधा होना चाहिए। अतः Q2 बराबर भी क्या आएगा? Q बाई 2। तो ये प्रश्न है, सिंपल है, लेकिन यहाँ पर ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। नोट करें। प्रश्न संख्या 8 हो चुका है। और 9 भी हो चुका है। मैं चलता हूं प्रश्न नंबर 10 की ओर। बच्चों, प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न कह रहा है किसी निकाय में दो आवेश Q1 और Q2 जिनके मान 2.5 गुणा 10 की घात -7 कूलाम है, क्रमशः दो बिंदु A और B पर रखे हैं। तो A बिंदु दिया है आपके 0, 0, -15 सेंटीमीटर,
और बी बिंदु दिया है 0, 0 और 15 सेंटीमीटर। इन दो बिंदुओं पर दो आवेश रखे हैं। ये दोनों आवेश कहाँ हैं? आप देखें यहाँ, ये एक्स अक्ष का कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है और ये जेड कोऑर्डिनेट है, यानी जेड अक्ष पे रखा है। तो हम सामान्यतया एक्स अक्ष वाई अक्ष इस तरह से बनाते हैं और जेड अक्ष जो है वो इस तरह से होता है, जिसकी हम छाया ऐसे दिखा देते हैं। तो ये हमें जेड अक्ष ही चाहिए, इसलिए हम इसको एक्स वाई अक्ष और इसको जेड नहीं लेकर इसको थोड़ा सा घुमा देंगे। तो ये बन जाएगा जेड अक्ष, ये बन जाएगा एक्स अक्ष, ये बन जाएगा वाई अक्ष। तो मैं यही डायग्राम बना रहा हूं। अब आप इसको देखें तो ये है, ये जेड अक्ष है, हमें इसी से मतलब है। ये चाहे जो भी हो वाई अक्ष है, एक्स अक्ष भी हो सकता है। तो बच्चों ए बिंदु है -15 सेंटीमीटर पे, तो इसके यहाँ पर एक बिंदु ए है जहाँ पे क्यू ए चार्ज रखा है, और इस 15 सेंटीमीटर दूरी पर प्लस 15 सेंटीमीटर पर बी बिंदु है जहाँ पर क्यू बी चार्ज रखा है। बाकी इनकी जरूरत ही नहीं है। अब दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है आपको समझ में आ रही होगी, 15 इधर और 15 इधर, 30। लेकिन अगर हम कोऑर्डिनेट में लिखें तो फिर ये हो गया 15 के माइनस में, और इधर भी हो गया 15 के, लेकिन ये प्लस में, एक्स वाई जेड एक्सिस के रूप में लिखेंगे। तो बच्चों दोनों आवेशों के मध्य दूरी, दोनों आवेशों के मध्य दूरी जो है वो हो गई 15 माइनस यानी 30 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में बदल दो तो -2 मीटर। अब प्रश्न आपके लिए सरल है। तो अब कह रहा है कि निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। क्योंकि क्यू ए जो है वो दिया गया है, क्यू ए दिया है 2.5 गुणा 10 की घात -7, माइनस में दिया है कूलाम, और क्यू बी दिया है वो है 2.5 10⁻⁻7 कूलाम। यानी दोनों जगह पर समान और विपरीत प्रकृति के आवेश हैं और दोनों के बीच में कुछ अंतराल है। तो ये द्विध्रुव बन गया। अब इनके जो है द्विध्रुव आघूर्ण हम जानते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो बनेगा P बराबर Q इंटू 2A। तो P Q जो है दोनों आवेशों में से एक आवेश है, 2.5 इंटू 10 की घात -7, और 2A मीन्स डिस्टेंस, और डिस्टेंस आई है 30 सेंटीमीटर, दैट इज 30 इंटू 10 की घात -2, और इसका मात्रक बनेगा कूलाम इंटू मीटर। आप इसको सॉल्व कर लें, सिंपल है। तो ये था बच्चों प्रश्न संख्या 10। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। 11वां प्रश्न पढ़ें बुक में। 11वां प्रश्न है 4 इंटू 10 की घात -9 कूलाम इंटू मीटर। यानी क्या दिया है? द्विध्रुव आघूर्ण 4 गुणा 10 की घात -9 है कूलाम इंटू मीटर का कोई द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र में जिसका मान है 5 गुणा, यहां पर -9 है, विद्युत क्षेत्र दिया है 5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा में 30 डिग्री के कोण पर रखा है। जो हमने कल ये टॉपिक पढ़ा है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में यदि हम किसी द्विध्रुव को रख दें, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र है, और इसमें हम किसी द्विध्रुव को रख दें तो क्या होगा? इस पर एक बलाघूर्ण लगेगा और वो इसे घुमाकर क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा। कितना बलाघूर्ण लगेगा हम जानते हैं कितना बल लगेगा बलाघूर्ण। तो बराबर P E साइन थीटा, और थीटा 30 डिग्री दिया है तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, और इनको रख के आप सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा। नोट करें। आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या 12। ये 10वां प्रश्न था।
नहीं, ये 11वां प्रश्न, 11 क्वेश्चन हो गया हमारे पास, और जो 12th क्वेश्चन है वो मैं आपके होमवर्क में दे रहा हूं। थोड़ा सा इसमें आपको कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क, नहीं हो तो मेरे से पूछें। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, पढ़ते हैं बच्चों। 10 माइक्रोकूलाम और -10 माइक्रोकूलाम के दो आवेशों को 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दो आवेश हैं, एक आवेश -10 माइक्रोकूलाम और एक है +10 माइक्रोकूलाम, ये दोनों आवेश हैं। इनके बीच की दूरी जो बता रहा है 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस। क्या कह रहा है, इसकी अक्षीय और निरक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के केंद्र से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो अक्षीय रेखा पर केंद्र से, ये अक्षीय रेखा है, और 60 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ बिंदु P ले, तो यहाँ पर तीव्रता, इस बिंदु दूरी को मैंने 60 सेंटीमीटर ले लिया, इस 60 को मैं R लिख रहा हूँ, इस 2 सेंटीमीटर को हम 2A लिखेंगे। तो यहाँ दिया गया है 2A बराबर 2 सेंटीमीटर और R बराबर जो है 60 सेंटीमीटर है। इसे आप मीटर में बदल लें यदि आवश्यकता पड़े तो, ऐसा ही मात्रक पद्धति में बदल के ही न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। तो हम जानते हैं अक्ष पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, हम जानते हैं ई अक्ष, याद करिए द्विध्रुव के लिए 2p/4πε0 r3, 2p/4πε0 r3, और मैं 4πε0 को k लिख देता हूं, तो 2kp/r3 सिंपल है। अब आप यहां पर p को पहले कैलकुलेट कर लें। यहाँ p जो है q इंटू 2a, q है 10 माइक्रो यानी -6, 2a मीन्स द डिस्टेंस दैट इज 2 सेंटीमीटर, मीटर में बदली ये हो गई, तो ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम इंटू मीटर। अब सारी वैल्यू आपके पास है, ये वैल्यू है 9 × 10⁹ b है, यहाँ निकाल लिया, और r जो डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर दी हुई है। तो सॉल्व करने पर ई अक्ष, हल करने पर, या यहाँ लिखूं मैं मान रखने पर, ई अक्ष p की वैल्यू 2k, 9 इंटू 10⁻⁹, p है 2 × 10⁻⁻7 अपॉन r3, r है 60 सेंटीमीटर, मीटर में बदल दें और क्यूब कर दें, और बच्चों इसको सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा। अब यदि हम इसके निरक्ष पर विचार करें तो यहाँ निरक्ष है, ये निरक्ष है, और निरक्षीय बिंदु के लिए हम जानते हैं जो तीव्रता होती है ई निरक्ष बराबर, बस अंतर यहाँ पर पता है आपको, अक्षीय बिंदु पर जो तीव्रता है वो दुगनी होती है निरक्ष की तुलना में, दूरी समान हो तो या तो यहाँ से लेके आप सीधा हाफ कर दें, हाफ इंटू ई अक्ष, जो भी वैल्यू आएगी उसको निकाल लें, या फिर से वैल्यू रख दें, यहाँ पे फॉर्मूला रख दें और सॉल्व कर लें। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, आप नोट करें, और सॉल्व करने का काम मैंने आप ही को दे रखा है। क्वेश्चन ज़्यादा है, समय कम है, इसलिए थोड़ा थोड़ा आप लोग इसको सॉल्व करते रहिए, तो आपको भी प्रैक्टिस में आएगा और समय भी कम लगेगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 14वां सवाल है, दो समान बिंदु आवेश Q जो परस्पर कुछ दूरी पर रखे गए हैं। दो समान आवेश Q, ये रहे दो समान आवेश Q जो परस्पर कुछ दूरी पर रखे गए हैं। बच्चों इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य में, मिलाने वाली रेखा का ये मध्य बिंदु है। क्या कहना है, मध्य में एक अन्य आवेश स्मॉल q रखा गया है। तो q का मान और प्रकृति ज्ञात कीजिए यदि यदि ये निकाय संतुलन में हो।
अब मध्य बिंदु पर रखा है, तो ये डिस्टेंस, यदि मैं टोटल डिस्टेंस x मानूं तो ये डिस्टेंस आपके x/2 और ये डिस्टेंस भी x/2 हो जाएगी। अब कह रहा है ये संतुलन में रहे पूरा निकाय, तो मैं पहले इस आवेश पर विचार करूं, तो ये आवेश भी संतुलन में रहेगा, ये भी संतुलन में रहेगा, ये भी संतुलन में रहेगा, तो मैं किसी एक आवेश पर विचार कर लेता हूं। तो इस Q आवेश पर विचार करें, दोनों में से किसी के लिए भी लागू होगा, किसी या दोनों के लिए कैपिटल Q आवेश पर विचार करें तो लगने वाले बल क्या होंगे। इस पर बल कौन लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, तो इस पे कितना बल लगेगा कूलाम के नियम से, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, R मीन्स x/2 स्क्वायर, प्लस इस पर ये भी बल लगा रहा है, तो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर मीन्स दिस डिस्टेंस x स्क्वायर। ये दोनों बल इस पर लग रहे हैं, और चूंकि ये संतुलन में है इसलिए नेट परिणामी जो इनका है वो शून्य होना चाहिए, लगने वाले बलों के संतुलन से, तो संतुलन में है तो इनका जोड़ शून्य होना चाहिए। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए। आपको जो ज्ञात करना है, क्या करना है, ज्ञात करना है कि Q का मान और प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इस स्मॉल q को ज्ञात करना है, तो यहाँ गौर से देखें कॉमन है। गणित में एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो कॉमन होता है उसे आप सबसे पहले कॉमन ले लीजिए। 4 प्लस KQ² बाई एक्स स्क्वायर, तो KQ बाई एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो ये बन गया 4Q प्लस Q बराबर 0। ये इधर पक्षांतरण हो गया और 0 हो गया ये, तो बच्चों ये बन गया 4Q प्लस Q बराबर 0। तो Q बराबर 4Q स्मॉल q बराबर -q और स्मॉल q बराबर -q/4। तो यहाँ हमें कितना आवेश लेना चाहिए, हमें आवेश जो ये लेना है ये इसकी वैल्यू का 1/4 लेना है, और प्रकृति कैसी होनी चाहिए, और ऋणात्मक होनी चाहिए। ये दोनों धनात्मक आवेश हैं तो ये ऋणात्मक आवेश होने चाहिए, और ये दोनों ऋणात्मक आवेश हैं तो ये धनात्मक होना चाहिए। हालांकि ये धनात्मक आवेश दे रखे हैं तो ये ऋणात्मक आवेश होने चाहिए। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 14। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 15 पे, इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 15 प्रश्न कह रहा है, एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कणों के त्वरण का अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये रहा। इस विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन, ये प्रोटॉन है, ये है न्यूट्रॉन, और एक है अल्फा कण। तो क्या होगा, इन आवेशों पर, चूंकि ये आवेश है, आवेशित हैं, तो इन पर एक बल लगेगा, इस दिशा में बल लगेगा। बलों की वैल्यू अलग अलग होगी, क्योंकि F बराबर QE हम जानते हैं, आवेश पर बल हम जानते हैं, आवेश पर बल जो लगता है F बराबर QE लगता है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि जब इन पे बल लगेगा तो गति होगी, यानी त्वरण आएगा, तो इनके त्वरण ज्ञात कीजिए। इसलिए न्यूटन के नियम को हमें यहाँ लेना होगा। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के
और द्वितीय नियम बाद में आगे जाके F बराबर ma में कन्वर्ट हो जाता है। अतः हम लिख सकते हैं ma बराबर QE बच्चों, क्योंकि ये दोनों बल हैं जो इस पर लग रहे हैं। और यहाँ हम त्वरण निकालें तो A बराबर QE/m होगा। ये त्वरण के लिए फॉर्मूला है। हमारे पास आवेश भी है, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता भी दी हुई है और इनके द्रव्यमान भी हैं, क्योंकि ये कण ज्ञात है। अब पहले लें A प्रोटॉन पर कितना, तो प्रोटॉन पर आवेश कितना विचार करें तो प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर E और विद्युत क्षेत्र E है, और मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो होता है, आपको पता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। दूसरा देखें तो A ऑफ ड्यूट्रॉन पर कितना आवेश, ड्यूट्रॉन जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक है, इसलिए उस पर ड्यूट्रॉन है जो इसके अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, ये ड्यूट्रॉन है। तो इसका जो आवेश है वो आवेश तो प्रोटॉन के बराबर ही होगा, यानी इलेक्ट्रॉन के बराबर, विद्युत क्षेत्र वही, लेकिन यहाँ पर जो द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन के द्रव्यमान का दुगना होगा, क्योंकि हाइड्रोजन में केवल एक प्रोटॉन होता है और इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान लगभग समान है, इसलिए इसकी तुलना में इसका द्रव्यमान दुगना है। तो हमने जो प्रोटॉन का द्रव्यमान मास ऑफ प्रोटॉन लिया है, तो यहाँ पर मैं दुगना ले लेता हूँ 2 × मास ऑफ प्रोटॉन। अब विचार करें अल्फा कण पर बच्चों, थर्ड पॉइंट है अल्फा कण। अल्फा कण क्या है, हीलियम का नाभिक। हीलियम के नाभिक को कैसे लिखेंगे 2He4, तो इसके नाभिक में क्या है 2 प्रोटॉन है और 2 ही न्यूट्रॉन है, यानी आवेश कितना है 2 प्रोटॉन के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा Q आवेश के लिए 2 प्रोटॉन यानी एक प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन के बराबर, 2E विद्युत क्षेत्र सबके लिए समान है, एक समान है, और मास जो है ये मास कितना है हीलियम का, तो हीलियम का मास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, और इन दोनों के समान माने तो 4 कण हो गए, यानी 4 प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर, तो 4 × मास ऑफ प्रोटॉन। बच्चों हमने मास सबके प्रोटॉन के रेशियो में ही लिए हैं, क्योंकि आगे हमें अनुपात निकालना है। तो प्रश्न कह रहा है कि उनके त्वरण का अनुपात निकालिए। तो अतः प्रश्नानुसार क्या बनेगा, त्वरण P न्यूट्रॉन एंड अल्फा कण, इट इज E/, mass of proton is to E/2 mass of proton is to 2E, देखें 2E/4 mass of proton। सबको चेक कर लें आप। और अब यहाँ देखें तो E सभी में है कैंसिल, मास ऑफ प्रोटॉन भी कैंसिल, तो यहाँ आ गया 1:1/2 अनुपात 1/2। हरों का अनुपात बता दूं, 10th लेवल का हरों का अनुपात, जो हर है इनका जो लसप है 2 है, गुणा कर दे 2 से, तो ये हो जाएगा 2:1:1। ये इसका आंसर है। बच्चों नोट करें वीडियो को रोककर। इस चैप्टर में 15 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी, जिसमें से 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने आपको होमवर्क में दी है। आशा करता हूं आप इन्हें सॉल्व करेंगे और बाकी के भी सॉल्व कीजिए। ये चैप्टर समाप्त हो गया। मैं इसका एक टेस्ट पेपर भी बना के आपको भेज दूंगा, आप उसे घर पे सॉल्व कीजिए। बाहर निकलने की अनुमति है नहीं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं नया चैप्टर लेके फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।